चलिए देखिए, हम लोग का हिस्ट्री क्लास चल रहा है। हिस्ट्री क्लास में हम लोगों ने कण्व वंश तक पढ़ाई कर ली। कौन सा वंश तक? कण्व वंश। अब मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम शासक जो बनेगा वो बनेगा सातवाहन वंश। कौन सा बनेगा? वंश। ठीक है। इसके बाद आपका यूनानी आक्रमणकारी होंगे, फिर अलग। मतलब इतने राजवंशों ने लगातार एक के बाद एक शासन किया। तो हम लोग हर्यक वंश से चले थे और आज अंतिम कड़ी में सातवाहन वंश पर पहुंच रहे हैं। ठीक है। चलिए, मोस्ट वेलकम। सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसा कि हमने बता लिए हैं कि जिसका कण्व वंश का जो शासन काल था वो 43 साल तक चला था। उसके बाद जिसका प्रारंभ होगा वो सातवाहन वंश का साम्राज्य होगा। तो जैसा कि इतिहासकारों ने शुरू से बताते आए हैं और हम भी कक्षा में बताए हैं कि हर राजवंश ने पुराने राजवंश के अंतिम शासक की हत्या करके एक नया राजवंश बनाया है। तो उसी तरह सातवाहन वंश का जो संस्थापक थे जिसका नाम क्या था? सिमुक। क्या नाम था? सिमुक। और सिमुक ने हत्या की थी कण्व वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था सुशर्मा या सुशर्मन जो बोलिए। तो सुशर्मा की हत्या की और हत्या करने के बाद एक नए साम्राज्य का निर्माण कराया और उस साम्राज्य का नामकरण क्या पड़ा? सातवाहन वंश। ठीक। तो जब सातवाहन वंश पड़ेगा तो जनरली उसका भी कार्यकाल चलेगा। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि सातवाहन वंश का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 एडी। ध्यान से समझिए आप। अब हम लोग क्या चला गए? बीसी से कहां चल रहे हैं? एडी में। मतलब हम लोग ईसा पूर्व से अब प्रवेश कर रहे हैं कहां पर? ईस्वी में। ठीक है। तो ये शासनकाल माना जाता है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सिमुक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक। और सुशर्मा कौन था? कण्व वंश का अंतिम शासक। तो वही लिखा गया है, सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश को दूसरे नाम में आंध्र वंश कहा जाता है। इसकी कहानी अजीब है। कहानी इसलिए है कि पहले ऐसा माना जाता है कि ये राजवंश प्रारंभ में महाराष्ट्र में निवास करते थे। महाराष्ट्र में रहने के कारण इन्होंने प्रारंभ में अपनी जो राजधानी बनाई थी वो प्रतिष्ठान बनाई थी। कहां बनाई थी? प्रतिष्ठान। लेकिन वहां पर आक्रमण होने के कारण तो ये लोग शिफ्ट कर गए आंध्रा में। कहां चला गए? आंध्रा में। और वहीं से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसीलिए इस राजवंश को इतिहासकारों ने कहा है आंध्र राजवंश। क्या कहा है? आंध्र राजवंश। तो वही लिखा गया होगा आपका। सातवाहन जो आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? प्रतिष्ठान, जो मुख्य रूप से कहां पड़ता है? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है। स्थापित किया। प्रतिष्ठान जो होता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद। बिहार का औरंगाबाद नहीं समझ जाइएगा। ठीक है। बिहार में भी एक औरंगाबाद है जहां पर क्या सूर्य मंदिर प्रमुख है। तो वहां पर जो है स्थापना जो की थी तो आपका सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी? प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान कहां पर पड़ता है आपका? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। इसके बाद इस वंश में भी कुछ प्रमुख शासक हुए। नाम जरूर याद रखिएगा। पहला शासक का नाम क्या रहेगा? ये कौन था? सिमुक। कौन था? संस्थापक। किस वंश का? अभी पहले लाइन में भुला गए। सातवाहन वंश का। स से सिमुक, स से सातवाहन। ठीक है। उसके बाद शासन करने वाले थे सतकर्णी। कौन थे? फिर उसके बाद बनेंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन बनेंगे? और इस ऐसा माना जाता है इतिहासकारों में कि सातवाहन वंश में सबसे समृद्ध और शक्तिशाली जो शासक बना वो बना गौतमी पुत्र सतकर्णी बना। इसीलिए इतिहासकार जो ज्यादा रहेगा, शक्तिशाली समृद्ध साम्राज्य रहेगी, जनता अच्छी रहेगी, उसी का नाम ज्यादा याद रखा रहेगा। उसके बाद जो शासक बने वो विष्टिपुत्र बने। कौन बना? विष्टिपुत्र। फिर उसके बाद कौन बने? पुलमावी। कौन बना? पुलुमावी। उसके बाद कौन बने? यज्ञश्री सतकर्णी। इतने ये शासन सातवाहन में शासक बने।
उसके बाद सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार एक हुआ करते थे जिनका नाम था हाल। क्या नाम था? हाल। हल नहीं बोल दीजिएगा, समझ में आई बात? तो देखो इसके बारे में रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। पहले क्या होते थे, राजा महाराजा लोग अपने दरबार में कवि रखे रखे थे, इतिहासकार रखे थे, राजदूत रखते थे, क्या लिखते थे उसके बारे में, तभी तो रिकॉर्ड होगा। अभी मुगल साम्राज्य में आइए ना, खूब लिखवाएगा अपना जीवनी, सब पूरा लिखवाएगा कि हम नहीं रहेंगे तो पढ़ेगा कोई? कहना पढ़ेंगे हम लोग। अगर ये लोग नहीं लिखा रहता तो पढ़ने का दरकार पड़ता? थोड़ा बहुत पढ़ते। जैसे पाषाण काल के बारे में कुछ नहीं मिला, बस खत्म हो गया, थोड़े में हिस्ट्री खत्म। डायनासोर से लड़ा, कैसे लड़ा, वो सब लिखता होता तब ना, है ना? तब ना जानते डायनासोर एक अगर आएगा पूरा ही झारखंड खत्म एक ही बार में। इतना खतरनाक खतरनाक डायनासोर रहता था। हाँ, तो उसमें मनुष्य भी कितना रहता था? 20 फीट का। 20 फीट का खतरनाक, मारेगा एक फीट बिल्डिंग गिर जाएगा। तो इतना वो भी शक्तिशाली हुआ करता था उस जमाने में, एकदम पूरा एकदम लगता था राक्षस की तरह मनुष्य लोग भी। तभी तो डायनासोर से लड़ता था। जब वो डायनासोर देखो, अभी हम लोग जिस एज में आ रहे हैं, आदमी भी छोटा था, पेड़ भी छोटा होते जा रहा है। एक ऐसा स्टोरी बताया गया है कि आदमी का साइज जो होगा चना का झाड़ का तरह हो जाएगा, पत्ता का तरह, और हाँ इतना छोटा हो जाएगा, 2 फीट 3 फीट का होगा, लास्ट में 1 फीट पर चला जाएगा, तो सृष्टि का अंत होगा। आप देखिए ना, हाइट पहले के जमाने में कितना हाइट होता था आदमी का? 7 फीट से कोई कम होता था? नहीं। अभी का 7 फीट से 6 फीट, 6 फीट से 5 फीट। देखो तो बस का भी पहले देखोगे ऊपर का बैकेट आता तो बहुत ऊंचा ऊंचा, और अभी छोटा छोटा, उसमें भी बच जा रहा है। पहले 7 फीट का कोई भी घर का दरवाजा नीचे नहीं होता था, अब कंस्ट्रक्शन वाला इतना बड़ा तो कोई होता ही नहीं, 6 फीट पर बनाइए। ठीक, बिल्डिंग का ये जो हाइट देख रहे हैं, जितना मंजिल जाओगे छोटा होते जाएगा, 9 फीट में ढलाई, तो अपना बचाने के लिए फ्लैट, लेकिन पहले 12 फीट से कम नहीं होता था, फ्लैट उतना में ही रहेगा। बोले आदमी तो छोटा हो गया तो क्या करेंगे, 4 फीट 5 फीट का होता है। यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, 4 फीट से ज्यादा कोई शायद मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट समझते हैं ना, 7 सिस्टर भारत का इनमें, ठीक, सिक्किम, फिर उसके बाद जो आपका होता है नागालैंड, कोहिमा, वही सब मेघालय, सब छोटा छोटा। तब का झारखंड में कहाँ बड़ा बड़ा है, उसमें तो छोटे छोटे होते जा रहा है। और देखना 20 साल के बाद सब छोटे नजर आएगा, क्योंकि वातावरण चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन। आइए तो चलिए इसके बारे में हम लोग सातवां पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बताएंगे कि आदमी पेड़ से झाड़ तक काहे बनेगा। तो यहां तक आया तो रिमाइंड कर लीजिए कि सातवाहन वंश में जो शासक बने, क्योंकि पूछा जाता है, शासक का नाम फटाफट बोलो, कौन कौन? शिमुक सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, विष्टिपुत्र, पुलुमावी और यज्ञश्री सतकर्णी। ठीक है, इस काल में सातवाहन शासन काल में एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, उस इतिहासकार का नाम क्या था? हाल और गुणांड्य। क्या नाम था? हाल और गुणांड्य नाम थे। हाल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपका गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती की रचयिता किसे माना जाता है? हाल को। और गुणांडी को माना जाता है किसका रचयिता? बृहत कथा का नामक पुस्तक की। तो बृहत कथा की रचयिता कौन थे? गुणांड्य। और अब गाथा सप्तशती के रचयिता हाल। सॉरी, असुविधा के लिए। देखो इसके बाद बोला गया है, सातवाहन ने अपनी राजधानी जैसे बताएं कहां पर स्थापित की थी? प्रारंभ में प्रतिष्ठान कहां पर स्थापित की थी? जो महाराष्ट्र में कहां पड़ता है? औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। जो किस नदी के तट पर किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के। फिर उसके बाद बोला गया है सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक या ब्राह्मी थी। तो आपसे पूछा जाएगा सातवाहन वंश की राज्य भाषा का नाम प्राकृतिक या ब्राह्मी थी। इसके बाद ब्राह्मी न लिखे हैं, भापी लिपि वही ना है, लिपि। हाँ,
ब्राह्मी लिपि, ठीक है। उसके बाद बोला गया है सातवाहन वंश किसी न किसी रूप से 3 शताब्दियों, शताब्दी मतलब समझते हैं ना क्या होता है, एक शताब्दी मतलब कितना साल, तो 3 शताब्दी मतलब 300 साल लगभग। तो ऐसा माना जाता है कि सातवाहन के काल के राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। तो अभी तो ये लेके आ गया कहाँ, बीसी से लेके आ गए कहां पर, एसी में एंट्री कर गए, बीसी से एसी, बिफोर द की, हाँ एडी, तो मतलब ईसा पूर्व से चला गया वो कहां तक, ईसवी तक, ईसवी में एंट्री कर गए, ठीक है। तो 3 शताब्दियों तक बने रहे, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश को सर्वाधिक कार्यकाल माना जाता है। मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे लंबा जो शासक माना जाएगा, जो कार्यकाल माना जाएगा, वो किसका वंश का माना जाता है, सातवाहन वंश का माना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्राचीन इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का माना जाएगा, सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश ने अपनी राजकीय भाषा क्या यूज की थी, प्राकृतिक, और लिपि में क्या यूज की थी आपका, ब्राह्मी लिपि। और इस लिपि का शुरुआत पहले बता चुके, सम्राट अशोक के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और सातवाहन वंशों ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहां पड़ता है, किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। इसके बाद जिसके अगला शासक जो बारे में है, सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक माना जाता है। शासक मतलब सीमुख तो था, उन्होंने साम्राज्य बना दिया, लेकिन उतना इतिहासकार में वो प्रसिद्ध नहीं रहा। सबसे जो फेमस नाम आता है सतकर्णी प्रथम, क्योंकि इसके बाद इससे दूसरा नाम आएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम। तो सतकर्णी प्रथम जो थे सातवाहन वंश का पहला शासक थे, और जिसकी इसकी जानकारी जो मिलती है नाना घाट अभिलेख में मिलती है। किस अभिलेख में, अभिलेख में मिलती है। तो अगर ये अभिलेख का निर्माण नहीं होता तो ये नाना घाट बनता नहीं। वेट कीजिए, नाना घाट जो होता है, तो नाना घाट के लिखने वाले जो व्यक्ति थे, अगर ये अभिलेख नहीं लिखा रहता तो आपका क्या होता, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सॉरी सतकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती नहीं। तो चालाक था, बोला अभिलेख, अभिलेख का मतलब बताए ना क्या होता है, कहां लिखा जाता है, 3 तरह के। और अभिलेख लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, सम्राट अशोक ने। तो 3 तरह के अभिलेख उन्होंने स्टार्ट किया, तब वहीं से अभिलेख प्रथा चालू हुई, भुला नहीं जाइएगा। तो नाना घाट के अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है, सतकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो लिखवाने वाले थे, जो उनकी पत्नी का नाम था क्या, नैनिका द्वारा बनवाया गया था। हाँ, अगर उसकी पत्नी नहीं बनवाती तो पता चलता, ठीक है। ऐसे भी पत्नी का उम्र कम होता है, पति का उम्र ज्यादा होता है 90% केस में। उसके बाद बोला गया है सतकर्णी प्रथम शासक, बोलो सतकर्णी जो प्रथम थे कि शासक का नाम कहां पर मिलता है आपका, के स्तूप में प्रवेश द्वार में मिलता है। और सांची का स्तूप है कहां, मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप प्रथम बार किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। और सांची के स्तूप को मॉडिफाई किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ठीक है। फिर सतकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेध कराए गए। अश्वों की कहानी बता दिए हैं, क्या होता है अश्वमेध, घोड़ा को छोड़ दिया जाता है, और जहां जहां घोड़ा जाएगा वहां वहां तक उसका साम्राज्य के जितने भी राजाएं रहेंगे उसकी प्राधीनता स्वीकार करेंगे, और नहीं करे तो युद्ध लड़िए हमसे। तो ऐसा माना जाता है कि सतकर्णी प्रथम के शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए और 1 राजसूय यज्ञ कराया गया। राजसूय यज्ञ का मतलब भी बता दिए, कोई भी राजा सिंहासन पर जब बैठता था तो उसकी समृद्धि शक्ति के लिए राजसूय यज्ञ कराया जाता था। तो ठीक है, जितना राजा का गुण था इसमें सब पाया जा रहा है। उसके बाद सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक आगे चल के जो बना, कौन बना, हाल बना, ठीक। और हाल के ने प्राकृतिक भाषा में क्या लिखवाया, गाथा सप्तशती की रचना की। किसकी रचना की, सप्तशती। इसके बाद आता है इस जैसे सतकर्णी प्रथम के बाद, उसके बाद सबसे जो फेमस शासक बने वो बने गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन बने, सतकर्णी।
तो बोला गया इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो माना जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी था। और इसके समय में नासिक के शक शासक जिसका नाम था क्या, पहमान नहपान नहपान ने आक्रमण किया था। शक शासक का नाम क्या था, नहपान। तो इसके समय में जो विदेशी आक्रमण हुए वो कौन आक्रमणकारी थे, नहपान। और वो कहां का शासक था, शक। वहां का शासक ने गौतमी पुत्र सतकर्णी के समय में आक्रमण किए, लेकिन किंतु गौतमी पुत्र सतकर्णी ने उसे क्या कर दिया, पराजित किया था। फिर वापस चला गया, वो पराजित कर दिया, जिसकी जानकारी हमें महाराष्ट्र के नासिक के जोगल थंबी में मिले सिक्कों से मिलते हैं। तो कैसे पता चलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जो शक के शासक थे नहपान को हराया था, किस शिलालेख से, बोलो। महाराष्ट्र के जो नासिक में स्थित है शिलालेख, सिक्का वो सिक्का में क्या नाम है, जोगल थंबी में जो मिले सिक्के हैं उसी से मिलता है, जिसमें एक और गौतमी पुत्र सतकर्णी का आकृति है और दूसरी और किसका आकृति है, नहपान का चित्र मिलता है। इससे पता चलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक शासक का नाम क्या था, नहपान। क्या नाम था, नहपान को हराया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर वापस दिला दिया, क्योंकि ये जीतेगा, कोई भी राजा अगर जीतेगा तो बोलेगा ठीक, ये मेरे लिए योग्य है। जैसे अभी लड़ाई होगा तो आप जाके मार पीट करके आ जाएगा तो हाँ ये मेरा बेटा ठीक है, लड़ाई की जमीन अपना बचा लिया। और नहीं जो जमीन बचा है ये कमजोर है, कोई काम करने है, जमीन उमीन सब हड़प ले रहा दूसरा कोई। तो देखो इसके बाद जो आया है इस वंश का जो अगला शासक, मतलब गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद जो शासक बना उस शासक का नाम क्या था, अगला शासक का नाम विशिष्ट पुत्र पुल्लुमावी। क्या नाम था, पुल्लुमावी। माने विशिष्ट पुत्र, विशिष्ट का जो पुत्र था जिसका नाम क्या था, पुल्लुमावी, जिसके समय में उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। उज्जैन पर आक्रमण किया गया। किसका आक्रमण हुआ, शक का आक्रमण हुआ। और इस बार शक के नेतृत्व में कौन लड़ने आया, रुद्रदामन। कौन लड़ाई किया, रुद्रदामन लड़ाई किया। और रुद्रदामन ने जो विशिष्ट पुत्र था पुलमावी को पराजित कर दिया। मतलब क्या हुआ, आपका रुद्रदामन ने किसको हरा दिया, सातवाहन वंश के जो शासक थे जिसका नाम क्या था, पुलुमावी को पराजित कर दिया। किंतु दोनों का बीच क्या हो गया, इंटेलिजेंट टीवी लगा लिया। हारने के बाद क्या कर दिया, वैवाहिक रिलेशनशिप कर लिया। तब क्या हो गया, अब उसका राज्य तो लेगा नहीं। तो इसीलिए बोला गया है इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। तो आगे जब चल के ये आंध्र में भी आक्रमण किए और आक्रमण करने के बाद इन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया, आंध्र सम्राट। तो ऐसा माना जाता है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक बनते बनते लोग कहां शिफ्ट हो गए थे, आंध्रा की ओर। इसीलिए सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बोला गया है सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक बना, कौन बना, यज्ञश्री सतकर्णी बने। और इसके सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित किया। मतलब इसके शासन काल में जो सिक्के चलते थे उस पर किसका मार्क रहता था, जहाज का। तो सातवाहन वंशों ने भारत में लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था, 3 शताब्दी तक, मतलब 300 वर्षों तक। और इस वंश का सबसे प्रथम शासक का नाम क्या था, सिमुक। और अंतिम शासक का नाम यज्ञश्री सतकर्णी। सबसे योग्य शासक किसे माना जाता था, सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम प्रतापी शासक बना गौतमी पुत्र सतकर्णी और अंतिम शासक बना यज्ञश्री सतकर्णी। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सातवाहन के समय में ही दक्षिण और उत्तर भारत के बीच एक रिलेशनशिप का काम किया। जैसे उत्तर भारत की सभ्यता और संस्कृति अलग होती है, दक्षिण भारत की सभ्यता और संस्कृति अलग होती है। तो जब ये लोग क्या थे, महाराष्ट्र से शिफ्ट कहां चल गए, आंध्र प्रदेश में चले गए, तो वहां पर भी तो अपनी सभ्यता और संस्कृति लेकर के जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि इन दोनों कल्चर का जो मिलाप कराने वाले जो राजवंश थे, उस राजवंश का नाम था सातवाहन वंश। वही लिखा गया है, सातवाहन वंश में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया।
क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में शुरू से ही बगावत विवाद होता था। तो बोला गया ब्राह्मणों को सबसे पहले इस राजवंश से बहुत सारे अच्छे काम भी किए। तो क्या किया गया है कि ब्राह्मणों के लिए भूदान की जो प्रथा स्टार्ट की वो प्रारंभ करने वाले थे सातवाहन के राजवंश। अब बोलेंगे सर ये भूदान होता क्या है? जैसे ब्राह्मण लोग पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराने के लिए उसका खर्चा भी तो आता है, तो उसका कहां आता था? उसके लिए इतना गांव दे दिया जाता, भूदान जमीन दे दिया जाता था। और उस जमीन से जितने भी उपजाऊ होगा उसकी जितनी आमदनी होगी उस आमदनी का उपयोग किसमें किया जाता था? आपका यज्ञ हवन कुंड और ब्राह्मणों की जो आपकी जरूरत होती थी उसकी पूर्ति के लिए। तो इसकी सबसे ज्यादा प्रमाण आगे चल के मिलेगा जब गुप्त वंश पढ़ाएंगे तब। तो वही बोला गया है कि ब्राह्मणों को भूदान देने की जो प्रथा चालू की वो किसने प्रारंभ की? सातवाहन वंश। तो अभी अगर कोई गांव में होंगे जमीन जायदाद होंगे, देखना दादा परदादा के पास भूदान का एक सर्टिफिकेट होगा। अगर किसी के पास भूदान का सर्टिफिकेट है मतलब उस जमीन को आप बिक्री नहीं कर सकते हैं, वो आप अपना जीविका पालन के लिए कर सकते हैं, नहीं तो ये बोलेगा हमें मिला जमीन नहीं बेच पाइएगा। क्योंकि तो आगे चल के बहुत से राजवंशों ने ये प्रथा को आगे भी बरकरार रखा। ठीक है, तो बोला गया है कि शुरू किया, किंतु सर्वाधिक भूदान के प्रमाण कहां मिलते हैं? गुप्त के शासन काल में। तो भूदान की प्रथा सबसे पहले किस राजवंश ने प्रारंभ की? सातवाहन वंश ने। किसने प्रारंभ की? सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी। उत्तर और दक्षिण भारत को पुल सेतु के रूप में कार्य करने का योगदान किस वंश को जाता है? सातवाहन वंश को। किस वंश को? सातवाहन वंश को जाता है। और भूदान की प्रथा प्रारंभ करने वाला राजवंश बोले नहीं, कौन सा वंश? सातवाहन वंश। फिर बोला गया वेतन के बदले भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन वंश था? सातवाहन वंश। मतलब हम मान लो कर्मचारी रखेंगे, मेरे पास कर्मचारी का देने का पैसा नहीं तो हम उतना भाग एरिया ही दे दिए कि ठीक है इससे जितना आमदनी होगा आप ही रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल का तौर पर अगर आप रहते हैं हजारीबाग में, बहुत सारे आपकी जमीन है, तो आप क्या करते हैं? अपनी खेती बाड़ी तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं? उसको लीज पर दे देते हैं, या तो किसी आदमी को रख देते हैं कि ठीक है जितना उपजाऊ होगा इसका कुछ भाग हमको दे देना, आप ही रख लेना। जिसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? बटेदार करना, बटैया पर खेत देना आधा आधा, या लीज पर देना, यही ना बात बोलते हैं। और कोई दूसरा भाषा बोले जाता है? साझा। वही साझा मतलब बंटवारा करना। कितना में लीग होगा? ठीक है 3 भाग में 1 भाग, जो आप लोग कंडीशन रखते हैं सब। तो वही वहां पर इन्होंने ये प्रथा को भी प्रारंभ किया था कि इसके शासन काल में जितने भी शासक रहते थे सामंत लोग, उसके वेतन ना देने के बदले क्या करता था? राजा लोग उतना भूमि ही दे देता था कि जाओ तुम मेरे यहाँ काम करेगा, लेकिन हम वेतन नहीं देंगे, वेतन तुमको जो खेत से आमदनी होगा उसी से करेंगे। तो वेतन के बदले भूमि देने की सामंती प्रथा को जो प्रारंभ करने वाला कौन राजवंश था? और आगे चल के इसी को फॉलो किया कौन सा वंश? गुप्त वंश ने फॉलो किया। आगे इसके बाद है, याद रखिएगा, जैसे यहां पर प्रथा चली थी, बोलो कुछ बोलना है तो पूरा कोलगेट का प्रचार मुस्कुरा रहे थे, हमको ही बताओ, मुस्कुराने का राज हमें भी बताया जाए, हम भी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाते हैं। तो देखो समझ लीजिए, क्योंकि देखो कुछ पढ़ोगे तो कुछ तो डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक, लेकिन याद आपको उस दिन आएगी जिस दिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो लगेगा कि जमीन किधर है और आसमान किधर है, क्योंकि बगल वाला जॉब पर जा रहा है, फिर आप बैग ढोने का अधिकारी बनिएगा। अधिकारी जरूर बनिएगा, लेकिन कौन अधिकारी? बैग ढोने वाला अधिकारी, सिग्नेचर वाला अधिकारी नहीं बन पाइएगा। क्योंकि अगर पढ़ाई इतनी आसान होती तो हर कोई गवर्नमेंट जॉब में दिखाई देता। पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसी कारण सब आज बैग ढोते हुए नजर आते हैं। आज पढ़ाई तो सभी है, हम कुछ नया पढ़ा रहे। बताओ आपने जो एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, अच्छे से बच्चे जो एनसीईआरटी की पढ़ाई की होगी, सारा सी वही चीज है। पढ़ना विद्यार्थी को इसलिए पढ़ रहा है कि वहां क्या रोड बॉय और गली बॉय बन रहे थे और खेत का बॉय बन रहे थे। इसी कारण से आज वो आपको क्या बन रहा? कोचिंग बॉय बनना पड़ रहा है ना। तो कोचिंग बॉय, बॉय नॉट गर्ल्स भी शामिल है, तो गली बॉयज और गर्ल्स भी इन्वॉल्व है। तो वजह ये है कि पढ़ाई अच्छी से नहीं, और अगर नहीं पढ़ पाए तो डेफिनेटली देखो एक शिक्षक का काम यही होता है कि सही रास्ता दिखाना। हाँ कहीं फॉल्ट त्रुटि अपवाद होता है बोलते, लेकिन कि अगर उसको जिसने फॉलो किया, और ये हम नहीं इतिहास पढ़ा रहे तो इतिहास गवाह है
कि अगर द्रोणाचार्य ना होता तो अर्जुन कभी ना होता, क्योंकि द्रोणाचार्य थे तभी बने वो धनुधर, विश्व का सबसे बड़ा धनुधर है। धनुधर समझते हैं ना, धनुर्विद्या का ज्ञाता, हर धनुर शिक्षा। तो उसी प्रकार जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की जितनी है तो आप उस कंपटीशन का ज्ञाता बनिए, कि आप जिस एग्जाम में बैठे, जिस एग्जाम का सिलेबस है वो सिलेबस को पूरी तरह पढ़ रहा है। और वो चाइना स्टाइल में कि दुगुई पढ़ ले, दुगुई पढ़ ले, देखेगा जो जो पढ़ के जा रहे वही नहीं आया, जो नहीं पढ़ के गए वही आया। ओके, हमेशा बात याद रखिए, आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप दूसरे की नौकरी छीनने के लिए बैठते हैं, अपनी नौकरी पाने के लिए नहीं। कि अगर रेस में उससे आगे निकलेंगे तभी आपको जॉब मिलेगा, और रेस में पछड़ गए तो कभी नहीं नौकरी मिलेगा। क्योंकि फॉर्म होते हैं 10 और उस 10 फॉर्म के लिए फाइटर होते हैं कम से कम 1000 बच्चा। तो सोचो 990 बच्चा मिनिमम बता रहे हैं, और भी ये नहीं लिखो फेंको वाला बच्चे नहीं, जो मेरिटोरियस सिंसियर रिजल्ट टेकर बच्चे हैं, लेने वाले बच्चे, वो सबके फाइट करना है। और यही बच्चा है कि जो सिंसियरिटी नहीं दिखाता है तो क्या होता है, जय हिंद जय भारत। क्योंकि आपके 4 पेपर्स हैं, जो आपके जो भी पेपर्स है कॉम्पिटिशन्स में, और जो भी कॉम्पिटिशन्स के पेपर है वो सारे पेपर को अच्छा से पढ़ना पड़ता है, तभी रिजल्ट करेंगे। नहीं तो एक पेपर स्ट्रांग, दूसरा पेपर रिजल्ट नहीं बनेगा। तो हम शुरू से कक्षा में बोलते आ रहे हैं कि जब तक आपका पूरा सिलेबस नहीं रहेगा तब तक आप रिजल्ट नहीं कर पाएंगे, मेरिट नहीं बनेगा। पास तो ऐसे हर कोई बच्चा कर जाते हैं, लेकिन मेरिट में आना सबसे बड़ी काम है। मेरिट में आएंगे तभी आपको जॉब मिलेगा, पास तो सब आ जाएंगे, 80% आकर भी सिलेक्शन नहीं होता है बच्चे लोग का। तो मेरिट बनाने का कोशिश कीजिए, तभी रिजल्ट होगा। आगे देखिए, तो बोला गया, क्योंकि इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे चीज है, और एग्जामिनर अब क्या कर रहा है ना, कि बड़ा चीज, जो कॉमन चीज को नहीं देख रहा, अनकॉमन चीज को उठा रहा है। तो जैसे बोला गया, इस वंश के समय जो गांव के प्रधान होते थे, गांव के प्रधान समझते हैं ना, तो उसने जो आते थे उसे क्या कहा जाता था उस शासन साल में, गोमिल्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है ये वर्ड को, कि सातवाहन के शासन काल में गांव के प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था। तो लिख देंगे का, मुखिया, ग्राम पंचायत, हाँ यही लिखेंगे नाम, रहेगा ऑप्शन, क्योंकि आपको वही ऑप्शन दिया रहेगा जो आप जानते हैं। तो बोले इसका तो नाम ही कहीं नहीं पढ़े सर, तो पढ़े भी नहीं किए, क्या है, तो पढ़ लीजिए। नहीं तो जब एमसीक्यू कराते थे तो आपको तो दिखाई देते हैं हम लाइव, हम कि देखिए क्या परीक्षा में पूछता है। तो बोला गया इस वंश के समय में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था, गोमिल्क। क्या कहा जाता था, वन साउंड में बोलिए, क्या कहा जाता था, गोमिल कहा जाता था। इस वंश में दक्कन के क्षेत्र में कपास के भी खेती किया जाता था। मतलब अभी तक आपने पढ़ा क्या, फसल का उत्पादन होता था, लेकिन किसकी खेती के प्रधान था, कपास। कपास से क्या तैयार किया जाता है, सूती वस्त्र तैयार किया जाता था। तो जितने भी रेशम के सूती वस्त्र तैयार किए जाते थे इस वंश ने प्राथमिकता दी। ठीक है, अगला बोलाया गया, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पीछे जितने भी राजवंश थे वो पितृ प्रधान था। पितृ मतलब समझते हैं ना, पिता की प्रधानता थी। लेकिन ये राजवंश ने स्टार्ट किया एक नया सिलसिला फिर से, जो पहले चलता था, क्या, मातृ सत्तात्मक। यही वजह है कि इस राजवंश ने जितने भी शासक हुए अपने नाम के पहले अपने माता का नाम लिखाया, इसलिए गौतमी पुत्र सतकर्णी बोला जाता है, यज्ञ श्री सतकर्णी बोला जाता है, यज्ञ श्री माता का नाम है। कौन से सही हमारी बात, तो इसी ने एक परंपरा चालू की। तो आपसे पूछ देगा सातवाहन वंश में कौन सी प्रथा चल रही थी, पितृ प्रधानता की मातृ प्रधानता का, मातृ प्रधानता की प्रथा चली आ रही थी। नीचे का लाइन में वही लिखा गया है, यहां नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होते थे। राजा कोई महिला नहीं होती थी, लेकिन राजा पुरुष होते थे। लेकिन नाम का पहले किसका नाम लगाते थे, माता का नाम। और इस समय में जो धातु हुआ था, देखिए सीसा का प्रयोग सबसे पहले किया गया। तो इस समय सीसा, जिसका बबली क्या है आपका केमिकल नेम, पीबी। ठीक है, सिक्के चलाए गए। अब खाली सीसा का सिक्का नहीं चलता, उसमें मिश्र धातु मिलाया जाता है। बोलेंगे सर सिक्का का सीसा टूट जाएगा, और अगर आपके दादा दादी पुराने घर में होंगे तो मौजूद होंगे वो सिक्का। तो इस सातवाहन वंश ने कौन सी सिक्का प्रारंभ किया, तो चांदी सोना तब तो चल भी किए थे, लेकिन इन्होंने सीसा के भी प्रथा को प्रारंभ किया। इसके बाद चांदी के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था, कांसार्पण, और सोने के सिक्के को सुवर्ण के नाम से पुकारा जाता था। सातवाहन साम्राज्य की जो भूमि गोदावरी नदी के किनारे होने के कारण ये बहुत उपजाऊ है,
शुरू से जाने, जैसे मगध साम्राज्य में पढ़े मौर्य वंश जो पाटलिपुत्र का एरिया क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि वहां गंगा, गंडक, सोन तीनों नदी था, इसीलिए वहां कृषि मुख्य व्यवसाय का साधन कृषि हुआ करता था और पशुपालन वहां बताए थे। तो ये भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ पर क्या था, कृषि प्रधान हुआ करता था। और ऐसा माना कहा गया है कि सातवाहन काल में भूमि उस समय की सबसे उपजाऊ थी। ये तो आम बात है कि नदी के किनारे कोई भी जमीन रहेगा वो उपजाऊ माना जाता है, क्यों, वहां पर नमी भी रहता है, वहां पर हर तरह का फसल भी बोया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था आपका लगभग खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है सातवाहन वंश का कार्यकाल कितने वर्षों का था, 300 वर्षों का। कितने वर्षों का, 300 वर्षों का। सबसे पहला शासक का नाम सिमुक, अंतिम शासक का नाम यज्ञश्री, यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है। और इसमें जो बोला गया है आपका, इन्होंने सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी कहां प्रारंभ में बनाई थी, प्रतिष्ठान। देखो तो कहां बनाई थी, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहां पड़ता है, महाराष्ट्र के कौन सा जगह और किस नदी के किनारे, महाराष्ट्र के। ये लोग कहां शिफ्ट हो गए, तो किस वंश के नाम से जाने जाते हैं, आंध्र वंश के नाम से जाने जाते हैं। किसके शासनकाल में सिक्के की प्रथा प्रारंभ हुई, सातवाहन। भूमि दान देने की प्रथा किसके साथ, राजवंश में, सातवाहन वंश में। समझ में आई बात। तो यहां तक था पूरी की पूरी मगध साम्राज्य के बारे में। तो यहां आपका जो हर एक वंश से प्रारंभ हुआ सातवाहन वंश तक जितने भी राजवंशों ने क्रमबद्ध तरीका से शासन किया उसकी आपके इतिहास था। इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।